गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सारंग गुरु के इस क्लास में मैथमेटिक्स क्लास 12 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चूँकि एग्जामिनेशन अब बिल्कुल सर पे है और इस स्थिति में कंटेंट जो हम लोगों ने देखा उसका महत्व अपनी जगह पर तो है ही है, उसके साथ साथ यह भी समझना नितांत आवश्यक है कि जो भी क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, वो क्वेश्चन पेपर किस तरह का होगा, पैटर्न क्या होगा, कितने क्वेश्चंस हमको करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों को भी समझना आवश्यक है। तो आज हम लोग ऐसे ही कुछ प्रश्नों का समाधान करेंगे और फिर उसके बाद पिछले साल के बोर्ड में आए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और उसका कुछ सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि बोर्ड एग्जाम में जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है उसके इंस्ट्रक्शंस को पहले हम केयरफुली पढ़ लें। आपको जो क्वेश्चन मिलते हैं वो दो पार्ट में होते हैं। सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव का पार्ट होता है और दूसरा पार्ट आपका सब्जेक्टिव का होता है। ऑब्जेक्टिव वाले पार्ट में हमको 50% क्वेश्चंस करने होते हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उस 100 में से 50 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स अवॉर्डेड है, 1 नंबर आपको मिलता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर सामने आते ही हम लोग ऑब्जेक्टिव पे फोकस करते हैं और प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर सकें। अच्छा, इसमें टाइम मैनेजमेंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हमको इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि निर्धारित समय में उन 50 प्रश्नों का उत्तर हम कर दें। आपकी पूरी परीक्षा 3 घंटे 15 मिनट की होती है, ये हम जान रहे हैं। अब इस 3 घंटे 15 मिनट में आपका जो 15 मिनट्स शुरू का होता है वो कूल ऑफ टाइम है। कूल ऑफ टाइम का मतलब यह हुआ कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ऐसी व्यवस्था की है कि एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के बाद जब क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है उसके बाद आप 15 मिनट तक पीसफुल्ली सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें, एक एक चीज को देख लें और उसके बाद आपका टाइम काउंट होगा। मतलब 15 मिनट के बाद आपको पूरे फिर 3 घंटे दिए जाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये एक अच्छी व्यवस्था है। तो 15 मिनट आपका ये कूल ऑफ टाइम होता है और फिर 3 घंटे में आपको अपना क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो टोटल मार्क्स मैथ्स के लिए 100 हैं। आपको पूरी परीक्षा 100 अंकों की देनी होती है। अब यह 100 अंक अलग अलग खंडों में बंटा होता है, अलग अलग सेक्शन में बंटा होता है। अगर इसके इंस्ट्रक्शन को हम देखें तो पहला इंस्ट्रक्शन है कि परीक्षार्थी OMR उत्तर पत्रक पर अपना प्रश्न पुस्तिका क्रमांक जो 10 अंकों का होता है उसको अवश्य लिखें। यहां पर आपका प्रश्न पुस्तिका क्रमांक प्रिंटेड होता है, तो इसको आप अपने OMR पर जरूर नोट कर दें। यहां ये सब्जेक्ट कोड है, इसको भी आप गौर करेंगे। 121 और 327 ये 2 सब्जेक्ट कोड यहां पर इसलिए है कि मैथमेटिक्स साइंस में भी आपको पढ़ना है, आर्ट्स में भी पढ़ना है। तो आर्ट्स के बच्चे जो मैथमेटिक्स लेते हैं उनके लिए ये 327 हो जाएगा सब्जेक्ट कोड, और साइंस वाले बच्चे
जो मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उनके लिए 121 हो जाएगा सब्जेक्ट कोड। तो जिस स्ट्रीम के बच्चे हों, साइंस के, आर्ट्स के, वो अपने अकॉर्डिंग इसका सब्जेक्ट कोड डाल लेंगे। तो आप इससे भी अवगत रहें कि ये सब्जेक्ट कोड है। यहां पर आपका क्वेश्चन बुकलेट का सीरियल नंबर होता है। उसके बाद यहां पर क्वेश्चन बुकलेट का सेट कोड होता है। तो बहुत सारे सेट कोड में आपका टोटल क्वेश्चन बंटा हुआ होता है। आपके सामने जिस कोड का क्वेश्चन आया है, मिला है, आप अपने OMR में वही कोड अंकित करेंगे। कोड से आपका केवल क्वेश्चन का सीरियल नंबर बदलता है। क्वेश्चंस एक ही समान रहते हैं सारे बच्चों के। हो सकता है कि आपके सेट कोड में जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो किसी दूसरे बच्चे के सेट कोड में क्वेश्चन नंबर 8 हो। तो ऐसे अदला बदली करके और तब सेट कोड बना दिया जाता है। अब इसके बाद आपको टोटल 100 अंकों की परीक्षा देनी होती है। ये आपको बता दिया गया कि टोटल फुल मार्क्स आपका 100 है। आपका इवैल्यूएशन 100 में ही होगा। अब कुल प्रश्नों की संख्या को अगर हम देखें तो टोटल 138 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं। 138 में आपके 100 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। जो 30 क्वेश्चंस हैं ये शॉर्ट आंसर टाइप होते हैं, लघु उत्तरीय। ये हो गया बहुविकल्पी, ये लघु उत्तरीय। और ये जो 8 प्रश्न होते हैं, ये 8 प्रश्न होते हैं दीर्घ उत्तरीय, लॉन्ग आंसर टाइप। तो इस तरह से कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 138, 138। अब अगर आप इसमें गौर करें कि 100 क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए हमको 50 करने हैं, ऑब्जेक्टिव आपका हो गया 100, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की संख्या 100, आपको करना है 50 और सब मार्क्स हो जाएगा 1 अंक का। ऐसे इसी तरह से दूसरा जो आपका होगा वो शॉर्ट आंसर टाइप होगा। शॉर्ट आंसर टाइप आपको करना होता है, क्वेश्चन होते हैं पूरे 30, इसमें करने होते हैं 15 और 2 मार्क्स के इच क्वेश्चंस होते हैं। तो यहां अगर देखिएगा कि 1 नंबर के अगर 50 प्रश्न आपने किया तो यहां 50 नंबर मिले। अब अगर 15 क्वेश्चंस आप 2 नंबर के किए तो यहां आपको 30 अंक मिले, 15 दूना 30। और फिर जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा क्वेश्चन, ये टोटल 8 क्वेश्चंस होते हैं, 8 होते हैं। इस 8 में आपको करना 4 होता है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होता है। तो अगर 4 क्वेश्चन आपने किया 5 अंक का तो 5 चौका 20, 20 मार्क्स आपको उसके लिए अवार्ड किए जाते हैं। तो अब आप अपने प्राप्तांक को देखेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स को देखेंगे अगर, तो आपका टोटल हो गया 100। तो हम इस स्ट्रक्चर से पहले अवगत हो लें कि कितने क्वेश्चंस हमको दिए गए होते हैं और फिर कितना क्वेश्चंस उसमें करना होता है। स्पष्ट है, ये आपका ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस पूरे होते हैं, इसमें आपको 50 आंसर करना होता है और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, जिसकी वजह से आप 50 अंक पाते हैं। दूसरा, ये दोनों सेक्शन बी में आते हैं। आपका यह जो फर्स्ट वाला है
ये खंड अ है, ये सेक्शन ए है और ये दोनों सेक्शन बी में आते हैं। तो सेक्शन बी के दो सब सेक्शन हो गए, एक शॉर्ट आंसर टाइप का और एक लॉन्ग आंसर टाइप का। तो सबसे पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हम अटेम्प्ट लेते हैं और प्रयास करते हैं कि जल्दी से जल्दी 50 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 हम कर लें। 50 के लिए हम 50 अंक पा जाते हैं। 30 में यहां 15 करना होता है, 2-2 अंक का ये क्वेश्चन होता है, तो 15 दूना 30 ये हो गया और 5 चौका 20, 8 में से 4 करना होता है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, 5 चौका 20 ये हो गया, कुल 100 अंक आपको मिले। ये आपका पैटर्न है बोर्ड के क्वेश्चन पेपर का। तो क्वेश्चन पेपर सामने मिलते ही आप प्रयास यह करें कि हम उसके इंस्ट्रक्शंस को एक बार देख लें और इंस्ट्रक्शन देखने के बाद आप पहले ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करें, ऑब्जेक्टिव के बाद फिर आप सेक्शन बी पर जाएं और शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को अंजाम दें। अब कुछ क्वेश्चंस हम देखते हैं प्रीवियस ईयर के। क्वेश्चन बहुत ही आसान किस्म के होते हैं, खास करके हर चैप्टर, जितना भी कवर्ड चैप्टर होता है, आप यह देखिएगा कि उस चैप्टर का बहुत ही लो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन दिए जाएंगे। उद्देश्य यह होता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे अंक से अच्छा अंक प्राप्त कर सके, अच्छे अंक से पास कर जाए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन पेपर को। इसके लिए हम देखें, यहां से आपका शुरू होता है क्वेश्चन पेपर। ये कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखें, इसमें कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन में कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू 2x² + 3 sin x एट x इज इक्वल टू 0 इज। आपको स्मरण होगा ये टेंजेंट एंड नॉर्मल का क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम ये जान लें, स्लोप ऑफ द टेंजेंट का मतलब होता है dy/dx। हम इसका dy/dx यहां निकाल दें। अगर dy/dx निकालते हैं तो ये हो जाता है 2x² + 3 sin x है, 2x² + 3 sin x। तो dy/dx हो जाएगा 2 × 2x + 3 cos x, मतलब 4x + 3 cos x। अब dy/dx एट, यहां कह रहा है कि x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0, 4 × 0 + 3 × cos 0, मतलब 0 प्लस, अब cos 0 का वैल्यू 1, तो 3 × 1 मीन्स 3। यही आपका आंसर हो गया ए। बस फटाफट सॉल्व करते चलना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आते हैं तो यहां कह रहा है सेकंड पे, एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर में कितना है। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r इज इक्वल टू 6 इज। आपको याद होगा ये dy/dx एज रेट मेजरर मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का फर्स्ट चैप्टर, ये उसका क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है। हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में कहता है उसके रेस्पेक्ट में कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। तो पहले हम एरिया ऑफ सर्कल हमारा हो जाता है πr²। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस कह रहा है, मतलब dA/dr निकालें। dA/dr हो जाएगा, कांस्टेंट रख लिया r² का 2r, मतलब 2πr। अब dA/dr कहां पे, ये कह रहा है r = 6 पे, ये हो जाएगा 2π × 6, मतलब 12π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, यहां पर आपका बी है 12π, तो ये हो गया इसका 12π। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड कह रहा है कि इफ इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ
ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपको ध्यान होगा। तो प्रोबेबिलिटी में इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए फॉर्मूला हम पढ़े हुए हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है, तो आपका ये हो जाएगा ए। ये सीधे फॉर्मूला अगर याद रहेगा सीधे सीधे टिक कर देंगे, इसमें कहीं कोई सॉल्व नहीं करना है। अब आते हैं फोर्थ पे, कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज, टोटल ताश के 52 पत्ते दिए गए हैं, उसमें से एक किंग के निकाले जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो टोटल किंग कितने हो, पूरे डेक में कितने हुए, 4 किंग हो गए। चूंकि पूरे डेक को हम 4 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं 13-13 के, अब प्रत्येक 13 वाले बंच में एक किंग होता है, तो टोटल 4 किंग हो गए और टोटल कार्ड्स 52। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए किंग ये हो जाता है 4/52, नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। आपको ध्यान होगा क्लास 11 में भी था। तो अब ये हो गया 13 4 या 52, मतलब 1/13, आपका ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है 5वां, ये कह रहा है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू 1/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। आप गौर करिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, आप याद करिए कौन सा चैप्टर है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी का 12 के प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट चैप्टर। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में हम यह सीखते थे कि किसी भी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतावें जबकि अनदर हैज ऑलरेडी ऑकर्ड था, सेकेंड इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, तब उस स्थिति में पहले की प्रोबेबिलिटी बतावें। मींस बी बाई ए का मतलब हुआ कि वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन द इवेंट ए हैज ऑलरेडी ऑकर्ड। तो इसका फॉर्मूला बी बाई ए का होता था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। जो ऑलरेडी ऑकर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती थी। तो अब ये हो गया बी इंटरसेक्शन ए की प्रोबेबिलिटी 1/5 दी गई है अपॉन ए की प्रोबेबिलिटी 1/3, ये हो गया 3/5, मतलब आपका ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम हर एक क्वेश्चंस को एक नजर देखते जाएंगे और फिर फटाफट उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लेके चलते हैं इसके बाद, तो हमको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है ए कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। इसमें आपको ये बताना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 हेड। तो एग्जैक्टली 6 हेड, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। कह रहा है कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। तो इसके लिए आपका सीधे सीधे ये हो जाएगा 10c6 1/2 टू द पावर 8। आपका ये हो गया सॉल्यूशन, मतलब डी। ऐसे फिर आगे बढ़ते हैं 7 नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 5/11 एंड ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला मैं समझता हूं कि आपको याद होगा, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहले ए यूनियन बी की ही फॉर्मूला लिख लीजिए और उससे उसको फाइंड कर लीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ऐसे होता है। तो अब ए यूनियन बी दिया हुआ है 7/11 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो अब ये हो गया 7/11 इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू
1 माइनस 7/11 मीन्स 4/11, ऐसे। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया। तो ऐसे हम फटाफट निकालते चलेंगे। फिर नेक्स्ट है द इक्वेशन ऑफ द XY प्लेन z इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस। इस पर थोड़ा सा गौर करिएगा, ये बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल है। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ z एक्सिस, ये आपका 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें आपको z एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताना है। यहां आप जान रहे हैं कि किसी भी लाइन का अगर डायरेक्शन कोसाइन बताना होता है तो हम यह देखते हैं कि स्पेस में वह लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। इन तीनों एक्सिसेज के साथ बनाए गए एंगल का कोसाइन निकाल देते हैं, वही हमारा डायरेक्शन कोसाइन हो जाता है। तो अब हम यहां देखेंगे कि लाइन की जगह पर z एक्सिस को ही दे दिया गया, कह रहा है कि z एक्सिस का ही डायरेक्शन कोसाइन बताइए, मतलब लाइन भी इटसेल्फ z एक्सिस ही है। फिर भी तरीका हमारा वही रहेगा, z एक्सिस x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, फिर z एक्सिस y एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, और फिर z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है 0 डिग्री। अब तीनों का कोसाइन ले लीजिए तो cos π/2, cos π/2 एंड cos 0, cos 90, 0, 0, 1, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा डी। निकल गया आसानी से। तो ऐसे हम फटाफट निकालते चले जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स दिस एंड दिस आर सो सिंपल। ये भी आपका 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है और 3 डायमेंशन के फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। जब 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 द होल स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, आपका इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। ये आपका आ जाएगा 13। फिर हम आते हैं नेक्स्ट इंटीग्रेशन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये कह रहा है इंटीग्रल x प्लस कॉस 2x, दोनों को अलग अलग आप तोड़ लीजिए। ये इंटीग्रल x dx प्लस इंटीग्रल कॉस 2x dx, ऐसे आप सिंप्लीफाई कर लें। x का x²/2 कॉस 2x का साइन 2x/2 प्लस c, चूंकि इंडिफिनिट इंटीग्रल है तो प्लस c हो जाएगा। तो ऐसे हम x²/2 प्लस साइन 2x/2 प्लस c, आपका डी आंसर हो गया। तो ऐसे हम भागते चले जाएंगे। 12 नंबर, इंटीग्रल e टू द पावर x इंटू दिस। आपको ध्यान होगा हम लोग पढ़े हुए थे एक फॉर्मूला कि इंटीग्रल अगर e टू द पावर x इंटू fx प्लस f डैश x हो dx, तब सीधे सीधे इसका सॉल्यूशन e टू द पावर x इंटू fx प्लस c हो जाता है। मतलब यहां इसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल अगर यहां हो तो e टू द पावर x इंटू fx हो जाता है। तो यहां हम देख रहे हैं साइन इनवर्स x का एग्जैक्ट डिफरेंशियल है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो e टू द पावर x इंटू fx हो जाएगा। मतलब e टू द पावर x इंटू साइन इनवर्स x प्लस c, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां है dx/x इंटू x प्लस 2। एक बार दिमाग पे जोर डालिए, ये इंटीग्रेशन किस चैप्टर का है? ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन है। इंटीग्रल dx/x इंटू x प्लस 2, इसमें हम कर लें 1/x इंटू x प्लस 2 dx। अब इसको अलग निकाल के और इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। वो कैसे? तो 1/x इंटू x प्लस 2 को हम लिखते हैं a/x प्लस b/x प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, a और b का वैल्यू निकालते हैं, उसको यहां रखते हैं, अलग अलग इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इंटीग्रेशन आपका आसान हो गया। तो ये है पार्शियल फ्रैक्शन। तो ऐसे हम सॉल्व करते हुए और आगे बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसके बाद है 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है इंटीग्रल रूट ओवर a² माइनस x²।
ये कौन सा चैप्टर है? स्पेशल इंटीग्रल। आपको याद होगा टोटल 9 फॉर्मूला आपको वहां याद कराया जाता है स्पेशल इंटीग्रल का। उसी 9 फॉर्मूला में से केवल एक ये सीधे सीधे फॉर्मूला दे दिया कि रूट ओवर इंटीग्रल रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स बाई 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ये सीधा सीधा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा। इसके बाद 15 पे आइए, इंटीग्रल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 7x, इंटीग्रल साइन टू द पावर 7x dx। ये डेफिनेट इंटीग्रल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेशन का सारा प्रोसीजर इंडेफिनेट का ही होता है, केवल लास्ट में हम उसका अपर लिमिट और लोअर लिमिट भर देते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमको ज्यादा दिमाग पे जोर डालना है इसके लिए कि इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करें। लिमिट भरना कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब सोचिए इंटीग्रल साइन टू द पावर 7x कैसे होता था। इसको हम कर लें इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स द होल क्यूब dx, 3 दूना 6। अभी इसमें एक और जोड़ दें साइन स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इनटू, अब इसको हम कर लें इंटीग्रल साइन टू द पावर 7x, इसको कर लें साइन स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इनटू साइन एक्स। अब 7 पूरा हुआ, 3 दूना 6 और 1 7। अब साइन स्क्वायर एक्स को कर लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स द होल क्यूब इनटू साइन एक्स dx। अब कॉस को टी पुट कर लीजिए, पुटिंग cos x इक्वल टू टी, तो माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू डी टी, साइन एक्स dx माइनस डी टी, तो माइनस बाहर ले लीजिए 1 माइनस टी स्क्वायर द होल क्यूब डी टी। अब इसको a माइनस बी द होल क्यूब पर ब्रेक कर दीजिए, अलग अलग तीनों पार्ट को इंटीग्रेट कर दीजिए, वही फिर t की जगह पर आप cos x डाल दें, वही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। आसान है ये भी। अब फिर आगे बढ़ते हैं, रूट एक्स बाई रूट एक्स प्लस रूट ए माइनस एक्स, नीचे वाले के कंजुगेट की मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे फॉर्म में हम यही करते हैं, सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं 17 पे, cos 2x dx, सो सिंपल, केवल cos का इंटीग्रल आपको बताना है, फॉर्मूला बेस्ड है। तो cos का हो जाता है साइन 2x बाई 2, तो पहले तो इसका इंटीग्रल सीधे सीधे हो जाएगा 1 बाई 2 साइन 2x। अब डेफिनिट है तो लिमिट दिया हुआ है पाई बाई 2 एंड 0, एक बार x की जगह पर पाई बाई 2 डाल के वैल्यू निकालिए, एक बार x की जगह पर 0 डाल के वैल्यू निकालिए, दोनों को घटा लीजिए, यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 17। अब 18 पे आते हैं। इंटीग्रेशन आमतौर पर थोड़ा भारी माना जाता है, लेकिन अगर आप ठीक से समझ लेते हैं इंटीग्रेशन बड़ा ही आसान है। आप देख लीजिए कितने बहुत सारे क्वेश्चंस इंटीग्रेशन कवर कर रहा है आपके ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए थोड़ा सा अगर आप इंटीग्रेशन को फोकस कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर यहां आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, देखिए 18 में कह रहा है इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 6, डेफिनेट है ये भी, और यहां दिया हुआ है cos x इंटू cos 2x dx। इसमें क्या करें, 1 बाई 2 बाहर ले लें और 2 अंदर ले लें, 2 cos x cos 2x dx। अब हो गया 1 बाई 2 बाहर, 2 cos a cos b, फॉर्मूला लगा दीजिए, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, तो cos a प्लस बी 3x प्लस cos a माइनस बी x dx। अब अलग अलग दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिए, सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रल tan x dx, आप जान रहे हैं tan x का sin x बाई cos x, और फिर cos को टी पुट कर लीजिए, सॉल्व हो जाएगा। 1 बाई रूट एक्स आसान है, cos इनवर्स माइनस हाफ का वैल्यू आपको बताना है। ये इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2 कह रहा है cos इनवर्स माइनस हाफ, तो माइनस हाफ के लिए आप इसको पहले थीटा मान लीजिए, आसान तरीका है, cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू थीटा। अब सीधा कर लीजिए, cos थीटा इक्वल टू माइनस हाफ। अब थीटा का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए,
cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा बना लीजिए। अब थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लीजिए, आसान है ये, आएगा आपका 2π/3। अब हम आते हैं यहां पे cos इनवर्स x का वैल्यू कह रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 1, ये भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है, ये भी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है आपका, ये इसका आ जाएगा आपका साइन माइनस साइन इनवर्स x, फिर कोसेक इनवर्स x का वैल्यू, तो ये सीधे सीधे फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का। जो बेसिक फॉर्मूला इनवर्स ट्रिगो का है उसमें आपको यह भी रटाया जाता है कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 24 के आगे। इसमें चूंकि क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं इसलिए थोड़ा सा हमको इसमें रैपिडली चलना होगा। 25 नंबर, tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस के tan का वैल्यू निकालना है। आप यहां फॉर्मूला लगा लीजिए, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ab, और तब पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और तब tan ऑफ tan इनवर्स दिस का वैल्यू निकाल लीजिए। tan और tan इनवर्स कैंसिल होगा, यही वाला वैल्यू आपका आंसर आएगा, तो ये हो जाएगा 1। साइन ऑफ cot इनवर्स, ये भी उसी तरह से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक है। cos ऑफ cos इनवर्स cos 7π/6, इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि यहां देखिए हम लोग आमतौर पर यह जानते हैं कि अगर cos इनवर्स cos थीटा हो तो इसका वैल्यू केवल थीटा हो जाएगा, लेकिन ये कंडीशनल होता है। इसमें कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि अगर थीटा इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता हो तभी हम इन दोनों को कैंसिल करके 7π/6 लिखेंगे। मतलब इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है पाई तक, लेकिन अगर 7π/6 का वैल्यू हम लेते हैं तो ये पाई से ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए सीधे सीधे 7π/6 आंसर नहीं करेंगे। अब उसके लिए हम उसका इक्विवेलेंट खोजेंगे और तब देखेंगे कि वो किसके बराबर है, यहां 5π/6 आपका आएगा। फिर उसके बाद π/3 माइनस दिस, इसका वैल्यू वैसे ही आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए और तब π/3 में से उसको घटा लीजिए। ये सारे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री के सवाल उसी तरह के हैं, और यह भी देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन कवर करता है इनवर्स ट्रिगो, इसलिए इस पर भी गौर करने की आवश्यकता है, समय देने की आवश्यकता है। 30 नंबर देखते हैं, कह रहा है मान लीजिए समुच्चय n में r इक्वल टू दिस द्वारा प्रदत्त संबंध r है, निम्नलिखित में कौन उत्तर सही है। यहां कह रहा है r इज इक्वल टू ए बी सच दैट a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड एक कंडीशन है कि b इज ग्रेटर देन 6। तो सबसे पहली बात है कि जो b हमारा होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए, ये तो पहले ही कट गया, चूंकि इसका b मतलब 4 है तो ये हट गया। अब बच गए 3, ये तीनों में 6 से बड़ा है, ये 8 है, ये 8 है और ये 7 है, तीनों में से कोई एक होगा। अब कौन सा होगा, यहां दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू b माइनस 2, तो b का वैल्यू अगर निकालेंगे तो a प्लस 2 हो जाएगा। अब सोचिए किसमें b a से 2 ज्यादा है, मतलब बाद वाला पहले वाले से 2 ज्यादा है, तो 6 और 8 यहां पर दिख रहा है, यही आपका हो जाएगा 6 8। आगे बढ़ें, 31 इंटीग्रल 1/a² प्लस x² dx, स्पेशल इंटीग्रल का जो 9 फॉर्मूला आपको रटाया जाता है उसी 9 फॉर्मूला का एक फॉर्मूला सीधे सीधे है 1/a tan इनवर्स x/a। 32 इंटीग्रल sec x dx, sec x का कैसे इंटीग्रेट करते हैं, दिमाग पे जोर डालिए। sec x के इंटीग्रेशन में आपको बताया गया है बेसिक तरीका इंटीग्रेशन का कि पहले sec का डिफरेंशियल बताइए, तो sec इंटू tan, तो हम sec प्लस tan की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में कर देते हैं, तो इंटीग्रल sec x है तो sec प्लस tan की मल्टीप्लाई ऊपर भी कर दें और नीचे भी कर दें, sec x प्लस tan x dx। अब आप देखेंगे कि ऊपर हो गया sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, sec का डिफरेंशियल sec x इंटू tan x, tan का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x, तो log sec प्लस tan हो जाएगा a। जब नीचे का एग्जैक्ट डिफरेंशियल ऊपर बन जा रहा हो न्यूमरेटर में तो इसका इंटीग्रेशन सीधे सीधे log ऑफ नीचे वाला ऐसे हो जाता है।
तो ये हो गया। 33 पे आते हैं, sec टू द पावर 5x इंटू 10x, इसमें sec स्क्वायर sec क्यूब को अलग कर लीजिए, 10 को टी पुट कर लीजिए, sec स्क्वायर x उसका डिफरेंशियल हो जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा। इंटीग्रल 10 स्क्वायर 10x माइनस x, ये सीधे सीधे आप वैसे भी निकाल सकते हैं, sec स्क्वायर माइनस 1 होता है 10 स्क्वायर, तो उसको कर लीजिए, 10 स्क्वायर को लिख लीजिए sec स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रल sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसको अलग कर दीजिए, इंटीग्रल sec स्क्वायर x अलग, माइनस x इंटीग्रल sec स्क्वायर का 10 हो जाएगा और माइनस 1 का x हो जाएगा, तो आगे आपका 10x माइनस x। तो ऐसे आप इसको सिंप्लीफाई करते हुए बढ़ेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम 36 नंबर। ये देखिए, आप यह भी बात ध्यान रखिएगा कि इंटीग्रेशन देखिए बहुत ज्यादा कवर कर रहा है, इसलिए इंटीग्रेशन पर आप ज्यादा इसमें फोकस करिएगा। ये सब ये फॉर्मूला बेस्ड है आपका। फिर उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें 37 1 माइनस cos 2x 1 प्लस cos 2x, ये सीधे सीधे इसका 10x माइनस x हो जाएगा। फॉर्मूला है cos 2x का, उसको अप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। फिर वैसे ही 1/2 माइनस 3x, उसी तरह से x क्यूब बाई, ये सब आसान आसान क्वेश्चन है। x क्यूब बाई 1 प्लस x टू द पावर 8, इसको हम कर लेते हैं यहां x क्यूब बाई 1 प्लस x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, ऐसे करते हैं, आपको याद होगा। अब x टू द पावर 4 को t मान लेते हैं, तो ये हो जाता है 4x क्यूब dx dt, तो x क्यूब dx हो जाएगा 1/4 dt। अब 1/4 बाहर, ऊपर हो गया x क्यूब dx का हो गया dt, 1 प्लस टी स्क्वायर tan इनवर्स t का वैल्यू भर दीजिए, यही हो जाएगा। तो t का वैल्यू भरिएगा तो x टू द पावर 4, तो 1/4 tan इनवर्स x टू द पावर 4, यही हो गया। फिर 40 इंटीग्रल x इंटू e टू द पावर x dx, सोचिए कौन सा फॉर्म है, कैसे सॉल्व होगा ये, x इंटू ई टू द पावर x, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में दिए गए हों तब u इंटू v वाला फॉर्मूला लगा के बाय पार्ट्स से इसको सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला याद होगा आपको, इंटीग्रल u इंटू वी डी एक्स इक्वल टू u इंटीग्रल v dx माइनस इंटीग्रल du बाई dx इंटीग्रल v dx द होल dx। इस पर हम इसको बैठा के सॉल्व कर लेंगे, ये आसान है। अब आते हैं डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन, यहां से शुरू होता है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का। ए दिया हुआ है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स का सीधे सीधे आपके पास फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन यहां एक कंडीशन होता है, वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो पहले इसके करस्पॉन्डिंग डिटर्मिनेंट का हम वैल्यू निकाल लेंगे, अगर वो नॉन जीरो है तब उसके बाद एडजॉइंट निकालें और उसमें डिटर्मिनेंट ए के वैल्यू से भाग दे दें, मतलब हर एलिमेंट में 1 बाई दैट की मल्टीप्लाई कर दें, वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 42 यदि ए इक्वल टू दिस, बी इक्वल टू दिस, 6a माइनस 5b, आप इसको कर लीजिए 6 इंटू ए का मतलब है 3 6 माइनस 5 4 माइनस 5b, बी का वैल्यू है 7 8 5 6। अब हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक मैट्रिक्स हो जाएगा। इसके हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा, घटा लीजिए, आपका आंसर सी आ जाएगा इसका। फिर इसके बाद 43 पे अगर आए हम, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, कह रहा है ए डैश निकालिए। ए डैश का मतलब ट्रांसपोज ऑफ ए। तो ट्रांसपोज के लिए हम क्या करते हैं, सीधे सीधे सारे रो को कॉलम और सारे कॉलम को रो बदल देते हैं। अब ये हो जाएगा, ये 2 3 जो आपका C1 है, ये 2 3 R1 हो जाएगा। फिर √2 माइनस √2 C2 है, ये R2 हो जाएगा। 0/2/5 C3 है, ये R3 हो जाएगा। आपका यही B हो गया सॉल्यूशन। ये आपका 43 हुआ। अब नेक्स्ट लेते हैं, इसमें कह रहा है सॉरी 44
यदि 2a प्लस बी प्लस एक्स बराबर 0, ए और बी दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू आपको बताना है। इसमें हम आमतौर पर एक्स को एक कोई भी वर्चुअल मैट्रिक्स मान लेते हैं। कैसे मानेंगे? तो पहले 2a का ऑर्डर देख लें, तो a है 2/2 का, तो हमारा 2a भी होगा 2/2 का, b 2/2 का, तो जब a और b और x तीनों का सम दिया हुआ है और ये दो 2/2 मैट्रिक्स है, तो आपका x भी 2/2 का होगा। तो पहले इसको हम मान लेंगे कि लेट x = a b c d, ऐसे, और तब उसके बाद इन तीनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे। पहले 2a निकाल लें, फिर a और b, 2a a से निकल जाएगा, फिर b दिया हुआ है और फिर x हमारा दिया हुआ है a b c d, तीनों का सम हो जाएगा o के बराबर। o का मतलब जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स मीन्स 0 0 0 0। अब आप तीनों के सम को, ये भी 2/2 का होगा, तो कंपेयर कर दीजिए इसको, a11 को a11 से, 12 को a12 से, 21 को a21 से, 22 को a22 से, ऐसे आपका ये हो जाएगा सॉल्व। फिर यहां दिया हुआ है दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, एक्स वाई का वैल्यू, बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर कर दीजिए, एक्स वाई का वैल्यू निकल जाएगा। 46 साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन, आपको पता है साइन एक्स द होल स्क्वायर कर लेते हैं, बेस पावर का फॉर्म है, पावर बेस पावर एकम डिफरेंशिएशन ऑफ बेस, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x का फॉर्मूला है, साइन 2x हो जाएगा। 47 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड दिस, दो पार्ट में बांट दीजिए, x टू द पावर 5, इसका हो जाएगा 5x टू द पावर 4, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एंगल, तो cos 2x का माइनस साइन 2x इंटू 2, तो माइनस 2 साइन 2x, ये हो गया 5x टू द पावर 4 माइनस 2 साइन 2x, यहां पर आपका सी ऑप्शन है। सिंपल है, बिना पेन टच किए भी इसके 50% क्वेश्चंस को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब आते हैं 48 पे, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला है, आप इसका फॉर्मूला रटे रहिए, 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। 49 a टू द पावर x, सीधे सीधे फॉर्मूला है a टू द पावर x इंटू लॉग ए, या अगर आप मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद है तो आप उसको डिराइव ही कर लीजिए, इसका डेरिवेशन भी बहुत छोटा है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से बनेगा, जहां कहीं भी पावर वेरिएबल हो, आप जान रहे हैं कि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन लगा लें, a टू द पावर x को y मान लीजिए, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, या सीधा सीधा फॉर्मूला याद रहता है तो और आसान है, समय बचेगा। 50 ये कह रहा है d/dx ऑफ log cos x, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, तो log cos x का हो जाएगा 1/cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, ये हो गया माइनस साइन बाई cos tan, माइनस tan x हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, ये भी हो जाएगा आंसर। इस तरह से आप चाहें तो इसके 50% क्वेश्चंस को तो बिना पेन टच किए सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, एक शर्त है, आपको मैथ्स का सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहां 50% क्वेश्चंस केवल फॉर्मूला, सीधे सीधे फॉर्मूला उठा के रख दिया गया है, तो आप फॉर्मूला पर अपना कंप्लीट कमांड रखें और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो बच रहे हैं बस 2-2 लाइन अगर आप उसको सिंप्लीफाई करते जाएं सॉल्व हो जाएगा। हम लोग आज इसके 50 प्रश्नों को देखा, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्लास में सबको कवर करना ये थोड़ा बोरिंग होगा, कुछ ज्यादा फास्ट चलना होगा, तो हम लोग शेष 50 क्वेश्चंस को फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को एक बार सिंप्लीफाई करके और तब कुछ मॉडल क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि इस पैटर्न पर और कितने तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और कुछ उसके सॉल्यूशन की प्रैक्टिस करेंगे। तब तक आज आप इन बताए गए क्वेश्चंस को ही एक बार दोबारा देखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगले 50 को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।